नमस्ते जी। हिमाचल वायर के आज 1 साल पूरा हो गया है, 365 डेज़। थैंक यू सो मच आप सबका जो हिमाचल वायर के साथ जुड़े। आज की किताब की कहानी शाहीन बाग की। पॉलिटिकल में कुछ भी इसमें डिस्कस नहीं करने वाली। एक चीज़ है जिसे मैंने महसूस किया इस किताब को पढ़ते हुए, वो आपके साथ शेयर करूँगी। आखिर में एक सवाल पूछूंगी, उसका जवाब आप देंगे तो आज क्लासिक द फाउंटेन हेड गिव अवे है। जब आप मुझे मेल करते हैं ना, ईमेल आईडी जो लिंक में दी है डिस्क्रिप्शन में, उस पर तो प्लीज़ अपना एड्रेस साथ दे दीजिएगा। थैंक यू। तो शाहीन बाग, तो पहले तो शाहीन बाग के ऊपर अब कुछ किताबें आ गई है। ये किताब मैंने इसलिए सिलेक्ट की क्योंकि इसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट जो उस वक्त वहाँ पर जाते रहे, वहाँ की दादियों से, वहाँ की औरतों से जो बात करते रहे, उसका ब्यौरा है। और इस किताब को एडिट किया है सीमा मुस्तफ़ा ने। नाम तो सुना होगा आपने, अच्छे एक्सपीरियंस वाली कमाल की जर्नलिस्ट हैं। तो जब मैंने शाहीन बाग को पढ़ा, और वैसे भी टीवी पे हम सभी लोगों ने शाहीन बाग को फॉलो किया, उस वक्त मैंने एक चीज़ महसूस करी। बाकी जो किताबें पढ़ी हैं, जो प्रोटेस्ट हुए हैं उनके बारे में पढ़ा है, ये ना एक सिस्टमैटिक प्रोटेस्ट होते हैं। पहले इसका आइडिया बनाया जाता है, फिर उसका एक स्केच बनाया जाता है। इस स्केच में कौन कहाँ पे कितना नज़र आएगा ये डिसाइड किया जाता है, कहाँ से कितने लोग मोबिलाइज होंगे, इस तरह से हर एक चीज़ का ध्यान रख के चीज़ की जाती है। लेकिन ये शाहीन बाग जो दुनिया में मशहूर हो गया, शाहीन बाग जिसकी एक दादी को, बुज़ुर्ग दादी को टाइम्स मैगज़ीन ने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में एक जगह दी। और इंटरेस्टिंग क्या है ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और ये दादी दोनों ही इस साल की लिस्ट में शामिल है। शाहीन बाग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको होल्ड करने वाला एक आइडिया हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में और जो ये किताब कहती है उसके मुताबिक शाहीन बाग एक वो एग्ज़ाम्पल है जिसने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बना दी कि इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं ना, उनकी एक अलग ताकत होती है। ये नंबर 1। और नंबर 2 जो नंबर 1 से ज़्यादा बड़ा है, जब किसी माँ को अपने बच्चे पे खतरा नज़र आता है ना, तो वो दादी है, वो नानी है, वो अपने घर से बाहर कभी नहीं निकली, उसने पॉलिटिक्स कभी फॉलो नहीं की, ये सारी बातें बहुत छोटी हो जाती है। उस वक्त उसमें उतनी ताकत आ जाती है जितनी किसी भी वीरांगना में। और तीसरी बात, वो शाहीन बाग को या तो तोड़ने वाली बात आप कह सकते हैं, या फिर किसी भी मर्द का किसी औरत को नीचे दिखाने के लिए 2 बातें होती हैं। पहला तो कैरेक्टर असैसिनेशन, ठीक नहीं है उसका कैरेक्टर, और दूसरा किसी औरत, किसी माँ के बच्चे को धमकी दे देना, उसकी जान पर बात बनाए, ऐसा कुछ कर देना। तो शाहीन बाग में दोनों ही बातें हो गई थी। पहला, जामिया में बच्चों को पीटा गया, औरतें अपने घरों से बाहर निकली। जब ये औरतें अपने घरों से बाहर निकली तो किसने कौन सा जूता पहना है, चप्पल पहना है, सर्दी में कुछ ओढ़ा है कि नहीं, ये किसी बात का ध्यान नहीं था। क्या वो किसी मोर्चे के लिए अपने घर से बाहर निकली है, ये भी कुछ बात नहीं हुई थी। वो सिर्फ अपने बच्चों को देखने, अपने बच्चों को बचाने अपने घरों से बाहर निकली थी। तो जो मैंने आपको बोला कि किसी प्रोटेस्ट का एक स्ट्रक्चर बनता है, वो नहीं है। वो एक मोमेंट थी जहाँ पे माएँ अपने बच्चों को बचाने के लिए बाहर निकली। उनका उस वक्त पे घर से बाहर निकलना इतना बड़ा बन जाएगा, ये तो कभी उन्होंने ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा। बूढ़ी औरतें, छोटे बच्चे ठंड में, खुले आसमान में, बारिश में महीनों तक बैठी। अगर आपने पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स पढ़ी है या उसकी थ्योरी को फॉलो किया है तो आप मेरी बात को समझेंगे। हर इंसान हर बात पे बोले, हर इंसान हर बात पे आपत्ति जाहिर करे, ये मुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोग चुपचाप रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर वो चुपचाप हैं, लेकिन अगर वो शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी बात पे नहीं बोलेंगे या फिर उनमें किसी चीज़ को रोकने का दम नहीं है। ये जो आज की किताब की कहानी है शाहीन बाग की, इसको मैं एक पॉलिटिकल एजेंडा से दूर रखूँगी। जो लोग दिल्ली के उस हिस्से में नहीं गए हैं उन्हें मैं बता दूँ
कि उन संकरी गलियों को जिन्हें शाहीन बाग कहते हैं, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कहाँ शाहीन बाग ख़त्म हो गया और कहाँ अबू फैज़ल शुरू हो गया, या कहाँ अबू फैज़ल ख़त्म हो गया और कहाँ बटाला हाउस शुरू हो गया। बहुत संकरी गलियाँ हैं, छोटे छोटे घर हैं। इस किताब में बहुत सारी बातें लिखी है। शाहीन बाग ने खुद को किताबों में दर्ज कर लिया है। जो औरतें वहाँ बैठी थी उनका ये कहना था कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर, उनका भविष्य बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, ये बात तो जग ज़ाहिर और दुनिया में ज़ाहिर है कि कहीं पे भी किसी पे भी अत्याचार होता है, कहीं पे भी कुछ बुरा होता है, तो दुनिया में कोई भी कोना हो, वो सिख भाई उधर ज़रूर पहुँचते हैं मदद करने के लिए। शाहीन बाग भी वो एक मौका था जहाँ पे बसें भर के पंजाब से बहुत सारी सिख बहनें और सिख भाई गए। वहाँ पे लंगर चलाए गए, खाना बांटा गया, चाय दी गई, बिरयानी दी गई। अच्छा, ये बात भी बहुत मज़ेदार है कि बिरयानी बांटी जा रही है वहाँ पे, तो वो लोग तो बैठ के बिरयानी खा रहे हैं। तो इस किताब में ना एक जगह पे, एक वहाँ पे जो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में मौजूद थी फीमेल, उन्होंने कहा है कि हमने कहा कि हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जिसको आलू खाना है वो आलू खाएगा, जिसको फ्रूट्स खाने हैं वो फ्रूट्स खाएगा, जिसको बिरयानी खानी है वो बिरयानी खाएगा। बात तो ठीक थी। ये किताब कहती है कि जहाँ पे ये सब हो रहा था, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट, उसके साथ में ही एक ढाबा था जो वहाँ पे जर्नलिस्ट आते थे और बाकी लोग आते थे, तो वो वहाँ पे जाके खाते थे। उसका बिज़नेस बहुत अच्छा चलने लग गया था। तो एज अ थैंकफुल जेस्चर वो काफ़ी सारी चीज़ें अपनी दुकान पे बनवा कर, जिसमें बिरयानी भी शामिल थी और भी बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट में लोग बैठे थे उधर भिजवाया करता था। जो जर्नलिस्ट रात दिन वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इस किताब में लिखा है, वो बताते हैं कि इतनी सारी औरतें पूरी दिल्ली से, इंडिया के अलग अलग कोनों से वहाँ पे आई। उन सबका ये कहना था कि ये इस तरह है जैसे हम किसी दोस्त को ढूंढ रहे हों और वो दोस्त हमें ढूंढ रहा हो। जो वहाँ के मुसलमान लोग थे उनके घर में रहती थी, हफ्ते में एक बार दिल्ली में अपने घर जाया करती थी और फिर वापस आके उस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाती थी। उन औरतों ने ये बात इस किताब में लिखवाई है कि एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी ने गंदी नज़र से हमें देखा हो या कोई कांधे से भी छू के हमें निकला हो। पूरे पूरे दिन, पूरे पूरे रात वहाँ पे वो बैठा करती थी। तो कहती है, तो कभी जब रात के वक्त वॉशरूम जाना होता था और थोड़ा वक्त लग जाए, तो वहाँ पे जो मेल्स होते थे वो ये ध्यान रखते थे कि आप ठीक हैं। दरवाज़ा खटखटा के पूछते थे कि दीदी आप ठीक हैं। तो वो औरतें बताती हैं कि हमें इतना सेफ़ फील हुआ जब हम इनके घरों में रहते थे, तो इतना प्यार हमें दिया गया, जिस तरीके से हमारे लिए खाना बनाया जाता था, जिस तरीके से हमें महसूस करवाया जाता था, वो एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ पे प्यार था। वहाँ पे कहीं पे भी कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन पारसी है, ये बात बिल्कुल एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। बहुत सारी चुभने वाली ऐसी बातें बोली गई कि शाहीन बाग टूट जाए, पर शाहीन बाग नहीं टूटा। ये एक बात थी जो कही गई कि अपने बच्चों को लेके आ जाती हैं प्रोटेस्ट में। लेकिन समझने वाली बात तो ये है ना कि सबके घर में उनके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं होता, और ना ही सबके घरों में नौकर होते हैं। कहाँ छोड़ेंगे अपने बच्चे, साथ तो लाने होंगे, है ना। मेरा बुक रिव्यू शाहीन बाग का फोकस्ड है फीमेल पावर पे। ना तो मैं ये बात कहने वाली हूँ कि किसने कौन से नारे लगवाए, ना तो मैं ये बात कहने वाली हूँ कि किसने क्या करने के लिए कहा। इन्हें बाहर रखते हैं आज के लिए एटलीस्ट। शाहीन बन के सारे ज़माने पे छा गई, पर्दानिशी औरतें सड़कों पर आ गई। और जब ये कदम उन्होंने ले लिया था ना, फिर वो पीछे हटने वाली नहीं थी और नहीं हटी पीछे। 1930 की बात है, गांधी जी ने दांडी मार्च किया अपने साबरमती आश्रम से दांडी के सागर किनारे तक। बॉम्बे में औरतें चौपाटी पे गई। उनकी लीडर कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। ये सारी गृहिणियाँ थी। मिट्टी के बर्तन, कांसे के बर्तन, अपना चूल्हा लेकर सागर किनारे जाकर इन्होंने नमक बनाया। फिर उस नमक को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और हाई कोर्ट के बाहर बेचा। कमला देवी मजिस्ट्रेट के पास गई और उन्होंने बोला, क्या आप खरीदना चाहेंगी आज़ादी का नमक। सरोजनी नायडू, मातंगी हज़ारा, बहुत सारी ऐसी औरतों का नाम है
जो कहने को तो गृहिणियाँ थी, लेकिन जब मन में ठान लिया तो उनका नाम लेकर आज भी हमारे जैसे लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं। शाहीन बाग सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, शाहीन बाग हिंदुओं का भी नहीं था, ना तो पारसियों का, ना तो सिखों का। शाहीन बाग एक इंडिया बन गया, भारत, जहाँ पे सारे रिलीजन, सारे धर्म एक साथ थे। वहाँ पे पूजा पाठ भी हुआ, हवन भी हुआ, बाइबल से कोट्स भी कहे गए और कुरान भी पढ़ी गई। ये सारी बातें सब लोगों ने एक साथ मिलके की। एक किस्सा हो गया था जिसमें ऐसी कुछ बात थी कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं कौन है ये। शायद वो ही दिन था जिससे कपड़ों से पहचानना बंद कर दिया गया, क्योंकि उस दिन हिंदू ने मुसलमान के कपड़े पहने, मुसलमान ने सिख के, सिख ने किसी और के, और किसी और धर्म वाले ने किसी और धर्म के। इन सारी बातों को जानकर जज्बा तो सिर्फ भारतीय होने का ही महसूस होता है। एक बात और थी, हर वक्त ये बात की जाती है कि औरतों को सशक्त कीजिए। आपका देश, ये दुनिया तभी आगे बढ़ सकती है जब औरत सशक्त हो। जो शाहीन बाग के मर्द थे उन्होंने ये ही किया। जो एक मेन दायरा था उसके बाहर एक दीवार बनकर खड़े रहे वो। बारिश में, रात में, ठंड में, तूफान में, जो भी मीडिया वाले आए, जो भी बातचीत हुई, जो भी स्टेज पे किया गया, वो वहाँ की औरतों ने किया। उन्होंने ये ताकत दी अपनी औरतों को, खींच के घरों में वापस नहीं ले गए, ना ही कोई तोहमत लगाई। शाहीन बाग की दादियाँ, शाहीन बाग की नानियाँ, मैं तो इन्हें कहूँगी भारत में मदर्स, इंडियन मदर्स। ये एक शो ऑफ पावर थी इंडियन मदर्स की। बच्चों के मामले में कुछ भी नहीं, टॉलरेट हो ही नहीं सकता। एक और बात पर आपका ध्यान लेके जाऊंगी। अदरवाइज ये माना जाता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, उनके पहनने ओढ़ने का एक ढंग रहता है और उसी सोच को वो कैरी करते हैं अपने साथ। लेकिन जब शाहीन बाग हुआ तो ये भी एक चीज़ देखने के लिए मिली कि जो औरतें वहाँ पे आ रही थी, जो फीमेल्स वहाँ पे आ रही थी, जो यंग लड़कियाँ, बच्चे वहाँ पे जुड़े थे, उनके ऊपर किसी भी बात की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप ये नहीं पहनिए या यही एक कोड ऑफ ड्रेस है इधर की। चाहे वो वेस्टर्न ड्रेसेस थी, चाहे वो मॉडर्न ड्रेसेस थी, वो बच्चे स्टेज पे भी गए, अपनी बात वहाँ पे कही भी, और वो जब शाहीन बाग में रहे तो किसी ने उनको नज़र उठा के देखा तक नहीं। मेरे ख्याल से जो सिक्योर माहौल शाहीन बाग ने क्रिएट किया था, उसकी स्ट्रेंथ वही थी। तभी वहाँ औरतें आती थी, तभी वहाँ औरतें रहती थी, छोटे बच्चों को अपने साथ लेके आती थी। वासुदेव कुटुंब, पूरा संसार मेरा एक परिवार है। शाहीन बाग वो उभर के आया। तो आज की एनिवर्सरी स्पेशल डेडिकेशन स्पेशली टू द वुमेन ऑफ शाहीन बाग, टू द मदर्स ऑफ इंडिया आई वुड से। डेडिकेशन उन औरतों के लिए जिन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो अपने घरों से बाहर निकलेगी, कि किसी पॉलिटिकल मुद्दे के अगेंस्ट खड़े होना है। इतनी ताकत उनमें है, ये कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था। इसलिए ये डेडिकेशन उनके लिए। डेडिकेशन उन औरतों के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। डेडिकेशन उन औरतों के लिए जिन्होंने उस छोटी सी जगह शाहीन बाग, शाहीन जिसे बाज कहते हैं, बाज जो ज़मीन पे शिकार नहीं करता, उसके नाम को शाहीन बना दिया। तो इस बार का जो सवाल है वो इस किताब से नहीं, लेकिन इस किताब से जुड़ा हुआ है। शाहीन बाग की कौन सी दादी को टाइम्स मैगज़ीन ने वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में जगह दी है? उनका नाम गूगल कीजिए और प्लीज़ जो लिंक दिया है, ईमेल आईडी, उस पर मुझे मेल कर दीजिए अपने एड्रेस के साथ। हिमाचल वाई को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल भर हो गया है, हम भी एक्सप्लोर कर चुके हैं, अब बातें जमकर होंगी और खूब होंगी। थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट टाइम।